क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ग्रीन कार्ड भी आसानी से नहीं देने वाले? अमेरिका में बसने वाले हजारों लाखों इंडियंस को पिछले कुछ दिनों से इसी बात की चिंता सता रही है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, H-1B पर काम कर रहे हैं, कोई अमेरिकन सिटीजन से शादी की है या फिर भविष्य में ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करने की योजना बना रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों में आपने USCIS के नए मेमो के बारे में ज़रूर सुना होगा। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि अब अमेरिका के अंदर रहकर ग्रीन कार्ड लेना लगभग असंभव हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सभी को अपने देश वापस जाकर ही ग्रीन कार्ड के लिए प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि USCIS के इस नए मेमो में आखिर क्या लिखा है, किन लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है, किन लोगों पर इसका लगभग कोई असर नहीं पड़ेगा, और अगर आपका ग्रीन कार्ड केस चल रहा है तो आपको आगे क्या करना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप NRI से जुड़ी सभी अहम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। USCIS का जो मेमो चर्चा का विषय बना हुआ है वो कोई नया कानून नहीं है। कांग्रेस ने कोई नया इमिग्रेशन लॉ पास नहीं किया है और ग्रीन कार्ड के नियमों में भी कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुए हैं। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी अमेरिका के अंदर रहकर ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने का अधिकार भी समाप्त नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि इसके बावजूद ये मेमो इतना चर्चा में क्यों है? क्योंकि USCIS अब अपने अधिकारियों को याद दिला रहा है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कोई अधिकार नहीं है। ये एक डिस्क्रेशनरी यानी विवेकाधीन लाभ है और इसका मतलब ये है कि अधिकारी के पास अंतिम निर्णय लेने की सत्ता होती है। यही वो पॉइंट है जिसने NRIs में चिंता पैदा कर दी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस आखिर है क्या। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में पहले से ही मौजूद है, वो किसी स्टूडेंट वीज़ा, H-1B वीज़ा या फिर और कोई वैलिड स्टेटस पर अमेरिका में रह रहा है। अगर वो ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाता है तो वो अमेरिका छोड़े बिना ही फॉर्म I-485 फाइल करके परमानेंट रेसिडेंसी प्राप्त कर सकता है। इसी प्रक्रिया को एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है कॉन्सुलर प्रोसेसिंग, जिसमें एप्लीकेंट अपने देश वापस जाता है और वहां अमेरिकी कॉन्सुलेट के माध्यम से इमिग्रेंट वीज़ा प्राप्त करता है। पिछले कई दशकों से ज़्यादातर लोग एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस का ही उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए अमेरिका छोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। इस मेमो का मुख्य संदेश यही है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को सामान्य प्रक्रिया ना माना जाए। USCIS अधिकारियों को याद दिला रहा है कि कानून ने उन्हें ये अधिकार दिया है कि वे प्रत्येक मामले का अलग अलग मूल्यांकन करें। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकारी केवल ये नहीं देखेंगे कि व्यक्ति टेक्निकली ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो ये भी देख सकते हैं कि क्या उसे अमेरिका के अंदर रहकर ग्रीन कार्ड पाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। यही वो हिस्सा है जिसने लोगों को चिंतित किया हुआ है। साथ ही USCIS के प्रवक्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया में साफ कर दिया था कि ज़्यादातर एप्लीकेंट्स को अमेरिका से बाहर जाकर कॉन्सुलर प्रोसेस के जरिए अपनी एप्लीकेशन आगे बढ़ानी होगी। क्योंकि अब USCIS ने अपने अधिकारियों को ज़्यादा एक्टिव होकर डिस्क्रेशन यानी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस स्थिति में अगर ये मेमो पूरी तरह से लागू होता है तो USCIS के अधिकारी कुछ अतिरिक्त सकारात्मक और नकारात्मक मुद्दों को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव मुद्दों की बात करें तो अच्छी जॉब, रेगुलर टैक्स फाइलिंग, अमेरिकन सिटीजन से शादी, अमेरिका में परिवार और अच्छा मोरल कैरेक्टर जैसे पॉइंट्स पॉजिटिव गिने जाते हैं। वैसे ही वीज़ा ओवरस्टे, इमिग्रेशन लॉ का उल्लंघन, गलत जानकारी देना, नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाना और क्रिमिनल रिकॉर्ड नेगेटिव पॉइंट्स माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि भविष्य में केवल ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल होना पर्याप्त नहीं होगा। एप्लीकेंट को ये भी दिखाना पड़ सकता है कि वो अमेरिका की इकोनॉमी में या फिर कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए चिंता सबसे ज़्यादा हो सकती है।
यदि कोई व्यक्ति टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका आया और बाद में वहीं रहकर ग्रीन कार्ड के लिए उसने आवेदन करना चाहा, तो ऐसे मामलों में अतिरिक्त जांच की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कारण सीधा है, टूरिस्ट वीज़ा टेम्पररी विजिट के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य स्थायी रूप से बसना नहीं है। यदि अधिकारी को ये लगे कि व्यक्ति पहले से ही अमेरिका में बसने की योजना बनाकर आया था, तो वो उसे नकारात्मक कारक के रूप में देख सकता है। चलिए अब बात करते हैं उन लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो F1 वीज़ा पर अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप F1 से OPT पर जा रहे हैं, OPT से स्टैम्प OPT पर जा रहे हैं, F1 से H1B पर जा रहे हैं, F1 से O1 पर जा रहे हैं, तो भी ये मेमो सीधे तौर पर आप पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये सभी प्रोसेस चेंज ऑफ स्टेटस है, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस नहीं। और USCIS का मेमो मुख्य रूप से ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट से संबंधित है। लेकिन अगर कोई F1 स्टूडेंट किसी US सिटीजन से मैरिज करके मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन करता है, तो उसके मामले में अतिरिक्त जांच की संभावनाएं बढ़ सकती है। यदि किसी व्यक्ति का इमिग्रेशन रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो उसके लिए रिस्क बढ़ सकता है, जैसे कि वीज़ा ओवरस्टे, बिना परमिट के काम करना, स्टेटस में गैप, DACA से जुड़े जटिल मामले। ऐसे मामलों में USCIS के अधिकारी पूरी इमिग्रेशन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए प्रोफेशनल लीगल एडवाइस पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अब बात करते हैं H1B और L1 वीज़ा होल्डर्स की। ये समूह संभवतः सबसे सुरक्षित स्थिति में है। कारण ये है कि H1B और L1 दोनों ड्यूअल इंटेंट वीज़ा है। इसका मतलब ये है कि इन वीज़ा धारकों को शुरुआत से ही परमानेंट रेसिडेंसी की योजना बनाने की अनुमति होती है। यानी अमेरिका की सरकार पहले से ये जानती है कि H1B धारक भविष्य में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि H1B और L1 होल्डर्स पर इस मेमो का प्रभाव कम होगा। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि वे पूरी तरह सुरक्षित है। अब उन्हें भी अपने केस को मजबूत बनाने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, टैक्स रिकॉर्ड, फैमिली रिलेशन और अमेरिका में प्राप्त की गई उपलब्धियों का समावेश होता है। इमिग्रेशन लॉयर्स का अनुमान है कि आने वाले महीनों में रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस यानी कि REFs की संख्या बढ़ सकती है। USCIS अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकता है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि एप्लीकेंट को एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि नोटिस टू अपीयर यानी कि NTA जारी होने के मामलों में भी वृद्धि देखी जा सकती है। हालांकि फिलहाल ये सब केवल संभावनाएं हैं। कई इमिग्रेशन वकीलों का मानना है कि इस मेमो को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उनका तर्क ये है कि USCIS केवल एक मेमो के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या को पूरी तरह नहीं बदल सकता। यदि केस फाइल होते हैं तो फेडरल कोर्ट ये तय करेगी कि USCIS ने अपनी सीमा के भीतर कार्य किया है या नहीं। इसीलिए संभव है कि आने वाले महीनों में इस नीति को लेकर कानूनी लड़ाई भी देखने मिल सकती है। अगर ट्रंप सरकार की अब तक की इमिग्रेशन पॉलिसी को देखा जाए तो इस मेमो से डर का माहौल खड़ा होना स्वाभाविक है। पिछले 10 सालों में अमेरिका ने जितने लोगों को ग्रीन कार्ड इशू किया है, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस वाले थे। अगर इस पर कड़े नियंत्रण ला दिए गए तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि लाखों लोगों को ग्रीन कार्ड पाने के लिए अपने देश वापस जाना होगा और अमेरिका वापस आने के लिए उन्हें काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप ने लीगल इमिग्रेशन को और ज़्यादा मुश्किल बनाने के लिए ये कदम उठाया है, जिससे लाखों लोग सीधे तौर से प्रभावित होंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई नया कानून नहीं है और ग्रीन कार्ड के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अभी भी उपलब्ध है, लेकिन USCIS अधिकारियों को अब अधिक विवेकाधीन शक्ति इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
यही कारण है कि भविष्य में ग्रीन कार्ड आवेदन केवल पात्रता का प्रश्न नहीं रह सकता, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि आप अमेरिका में अपने योगदान, रोजगार, परिवार और अच्छे चरित्र को कितनी मजबूती से साबित कर पाते हैं। यदि आपकी ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पेंडिंग है या फिर जल्द ही आप एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं, तो अब आपको सॉलिड प्रूफ भी अटैच करने होंगे और किसी अनुभवी इमिग्रेशन लॉयर से सलाह भी लेनी होगी। आने वाले कुछ महीनों में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि USCIS अधिकारी इस मेमो को व्यवहार में किस तरह से लागू करते हैं और इसका वास्तविक प्रभाव कितना बड़ा होता है।